इंट्रोडक्शन टू डोजेज फॉर्म। ये हमारा थ्योरी आज का स्टार्ट हो रही है, थ्योरी का लेक्चर। इसमें जो कंटेंट्स हैं, दीज आर द ड्रग, फार्माकोपियाज, फार्मास्यूटिकल केयर, न्यू ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, डोजेज फॉर्म डिज़ाइन। नाउ व्हाट इज अ ड्रग? ड्रग बेसिकली क्या चीज़ है? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन in the answer, a drug is defined as an agent intended for use in the diagnosis, mitigation, treatment, cure, or prevention of a disease in humans. ड्रग ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रीट करेगी। लाइक इफ़ यू हैव अ हेड एक, यू आर टेकिंग अ पैनाडोल और पैरासीटामोल, तो आपके लिए वही ड्रग है। नो, अगर कोई चीज़ किसी बीमारी को डायग्नोज कर रही है, देन इट इज़ आल्सो अ ड्रग। डायग्नोज लाइक हाउ? जो आजकल जो कोरोना की पेंडेमिक आया हुआ है, ठीक है, उसमें जो डायग्नोसिस हो रहा है, जो स्वैब टेस्ट हो रहे हैं, उनमें जो प्रोटीन्स यूज़ हो रही हैं जो कि डिटेक्ट कर रही हैं कोरोना की वायरस की जो प्रोटीन कोटिंग्स हैं या उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उनको जो डिटेक्ट करके बता रही हैं आपको कि यस, दिस पेशेंट इज़ कोरोना पॉजिटिव, दिस इज़ कोरोना नेगेटिव। तो वो जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि उस वायरस की प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर रही हैं, वो जो केमिकल्स हैं, these would also be termed as drug। ठीक है, उनको भी हम ड्रग ही बोलेंगे। बेशक वो कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रही, एटलीस्ट दे आर डायग्नोजिंग, दे आर हेल्पिंग इन द डायग्नोसिस ऑफ अ कंडीशन। देन कम्स द मिटिगेशन। मिटिगेशन का वर्डली मीनिंग क्या है? वर्डली मीनिंग है रिडक्शन और एलिविएशन। रिडक्शन का मतलब है कम करना, एलिविएशन का मतलब है ख़त्म करना, हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि आपके पेशेंट की जो कंडीशन है उसको बेटर कर सकता है, उसके जो सिम्टम्स हैं उसको कम कर सकता है, उसकी कंडीशन में बेहतरी ला सकता है, तो वी वुड आल्सो से दैट दिस इज़ अ ड्रग। कैसे? सम ऑफ अस टेक सप्लीमेंट्स। ठीक है, डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, ओके टेक दिस विटामिन, टेक दिस सप्लीमेंट्स, एंड यू वुड फील लेस फटीग। ठीक है, आपको जो लिथार्जी है, जो आपकी वर्किंग कंडीशन है, वो बेहतर हो जाएगी, आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी, एंड आप काम भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हर वक्त बिल्कुल आप थके थके से टायर्ड फील नहीं करेंगे। सो यू आर टेकिंग द vitamins और द मिनरल्स एज योर डेली डाइट टू एलिविएट दिस सिम्टम, दिस लिथार्जिक कंडीशन। अब वो क्या चीज़ें हैं, वो भी ड्रग्स में ही आ गई। ठीक है, अब हालांकि वो कोई ऐसा चीज़ें बीमारी को ट्रीट नहीं कर रही, वाइटामिन आपकी कोई बीमारी ट्रीट करते नहीं है, ना ही कोई डायग्नोसिस दे रहे हैं। दे आर जस्ट कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो सिर्फ एक जो प्रॉब्लम आ रहा था, लाइक कोई फटीक थी, बंदे को लिथार्जी थी, या उसकी आई साइट थोड़ी सी वीक थी, या उसकी मसल वीकनेस थी, तो हमने उसको हल्का सा बस एड्रेस कर दिया कि ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस, योर दिस सिम्टम्स आर गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और एलिविएटेड, योर दिस सिम्टम्स आर गोइंग टू बी मिटिगेटेड। तो हालांकि वो सप्लीमेंट्स थे, दीज आर जस्ट इन द डेली डाइट। अक्सर सप्लीमेंटेशन भी रिकमेंड नहीं करते, दे वुड जस्ट से जस्ट चेंज योर डाइट। ओके, अपनी डाइट चेंज कर लें, यूज़ बॉयल्ड एग्स, यूज़ दिस, यूज़ मीट एंड दिस एंड दैट। ठीक है, या उस चीज़ों को ख़त्म करवा के बोलेंगे ओके यूज़ द वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल सैलड यूज़ करें। तो क्या है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये डाइट में आ जाती हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट इनको इस चीज़ों पे कंटिन्यू नहीं करता, तो हम उसको सप्लीमेंटेशन देते हैं। ठीक है, अब वो जो वाइटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, जो टैबलेट्स हम यूज़ करते हैं, जो इंजेक्शन यूज़ करते हैं विटामिन डी के, बेसिकली दिस आर आल्सो कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ द ड्रग। अब ये भी यहाँ पे ड्रग ही है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स वो तो आपको अंदाज़ा होगा कि होती ही ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स। डिफरेंट ड्रग्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस के लिए हम उनको ट्रीट करते हैं। देन कम्स द वर्ड क्योर। अब क्योर और ट्रीटमेंट को यहाँ पे अलग अलग क्यों लिखा हुआ है?
क्योर इज समथिंग मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म वर्ड। ये जो वर्ड है ये लॉन्ग टर्म को रेफर कर रहा है। मतलब कोई बीमारी है जो कि लॉन्ग टर्म कंडीशन है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, उसको जब आप ट्रीट कर रहे होते हैं तो वो ट्रीटमेंट दैट इज़ अ लेंथी ट्रीटमेंट। तो वो जो डिजीज़ होती है जब वो 1 साल के बाद ठीक हो जाता है बंदा उसे, तो वी से दैट दिस पर्सन हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ दिस डिजीज़। अब क्योर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू अ लॉन्ग टर्म थिंग, लॉन्ग टर्म कंडीशन। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि यू हैव अ डायरिया, पेशेंट हैव अ डायरिया, वो जाता है, वो दवाइयाँ लेता है, एंड ही इज़ गॉट ट्रीटेड, उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, वो ठीक हो जाता है। ठीक है। अब एक बंदे को ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, वो जाएगा डॉक्टर के पास, मेडिसिन लेगा। अब वो 1 2 3 4 मेडिसिन से 3 4 दिनों में वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट मंथ्स में है, मंथ से ईयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो बीमारी है हमने इसको ख़त्म करना है, जड़ से बिल्कुल ज़ीरो पे लेकर आना है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है इट इज़ अ रेगुलर ट्रीटमेंट। ठीक है। ये 1 दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 3 दिन का नहीं है। पेशेंट हैव टू टेक मेडिसिन फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में जो मेडिसिन लेगा 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जब वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल, उसमें वो बैक्टीरिया नहीं होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा, उसके बार बार टेस्ट आएंगे तो नेगेटिव आएंगे, तो वी वुड से दैट ओके दिस पर्सन इज़ नाउ क्योर्ड ऑफ टीबी। ठीक है। ट्रीटमेंट और क्योर ये फ़र्क है। ट्रीटमेंट इज़ अ शॉर्ट टर्म थिंग, शॉर्ट टर्म रेफरेंस, और जो क्योर है वी वुड से क्योर का वर्ड जहाँ पे भी आएगा वी वुड बी लुकिंग टूवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म डिजीज़। कोई डिजीज़ होगी जो कि प्रिवेल कर रही होगी, जो ईयर्स में होगी, मंथ्स में भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। यहाँ पे अब हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं? यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं वैक्सीन्स। वैक्सीन्स या कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी हो सकते हैं कि हम बचना चाहते हैं इन आवर लेटर एजेस, आर्थराइटिस से हम बचना चाहते हैं, तो वी आर टेकिंग कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पहले से ही ले रहे हैं ताकि हमारे जो कैल्शियम के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट ना हो। तो वी आर एक्चुअली प्रिवेंटिंग फ्रॉम अ डिजीज़। अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी रन कर रही है तो यू आर गोइंग टू ट्राई टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट डिजीज़ बाय यूजिंग सर्टन ड्रग्स, बाय यूजिंग सर्टन सप्लीमेंटेशन। तो वो जो चीज़ें हैं जो आप प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं, उसको भी हम ड्रग्स में ही कंसिडर करेंगे। जो वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को लगाते हैं किसी डिजीज़ से बचने के लिए, इट इज़ आल्सो कमिंग अंडर द हेडिंग ऑफ द ड्रग। तो ये एक डेफिनेशन थी जो एक कम्पैक्ट डेफिनेशन है ड्रग की, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आ जाए कि डायग्नोसिस भी, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज़ इन ह्यूमंस। कोई भी एजेंट हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है जो कि इस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। वन ऑफ द मोस्ट astounding qualities of drug is the diversity of their actions and effects on the body. This quality enables their selective use in the treatment of a range of common and rare conditions involving virtually every organ, tissue and cell of the body. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास डाइवर्सिटी है। मतलब अब इतनी एक इनोवेशंस और टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि वी कैन टारगेट इवन अ सिंगल सेल। हम अगर सिंगल सेल को टारगेट करना चाहते हैं, एक सिंगल टाइप ऑफ सेल को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ड्रग्स के बारे में क्या आ गई कि डिफरेंट डाइवर्सिटी है और इनके बहुत ही डाइवर्स किस्म के अफेक्ट्स भी हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ड्रग आप यूज़ कर रहे हैं सर दर्द के लिए तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ हेडेक्स के लिए ही यूज़ की जा सकती है। आजकल जो रिसर्च हो रही है वो ये हो रही है कि व्हाट आर द सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स। सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स में उसका क्या अफेक्ट क्या है। हो सकता है कि वो जो हेडेक के लिए आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो एज एन एंटीबायोटिक भी उसका कोई ना कोई एक्शन हो। मतलब उसके जो सेकंड इफ़ेक्ट्स होंगे। आजकल जो रिसर्च हो रही है जो कि एक डोमेन ये भी है कि जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स हैं उनको एम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। ताकि हम, हो सकता है उनमें पोटेंशियल हो कि वो डिजीज़ को क्योर कर सकें।
कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो एंटी बैक्टीरियल हैं या उनमें पोटेंशियल है कि दे कैन आल्सो एक्ट एज अगेंस्ट द फंगल इन्फेक्शंस। अब क्या हो गया, वो उनके सेकेंडरी इफेक्ट्स हैं या थर्ड इफेक्ट्स हैं जिनको एम्पलीफाई किया जा सकता है। मतलब ड्रग्स के बारे में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इनको हम हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ड्रग्स कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, दीज आर बिंग यूज, जो एंटीडोट्स यूज़ हो रहे हैं पॉइजन्स के अगेंस्ट वो भी ड्रग्स में आते हैं। मिड्रियाटिक एजेंट्स हैं जो कि आपकी पीपल को डायलेट कर देते हैं, जिसको हम आई थिंक एट्रोपिन इसी में आता है, इसी क्लास ऑफ ड्रग में आता है। देन कम्स द मायोटिक एजेंट्स जो कि पीपल को कंट्रैक्ट कर देते हैं। सिमिलरली डिफरेंट डायरेटिक्स हैं जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ रेकमेंड किए जाते हैं। Okay, तो इस तरह बहुत सारी ड्रग्स हैं, उनके काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन है, डाइवर्स किस्म की क्लासिफिकेशन है, और हम इनको यूज़ भी कर सकते हैं फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस के लिए। नाउ द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड अ पॉइजन इज़ द डोज। कोई भी चीज़ है, कोई भी ड्रग है, उसकी एक स्पेसिफिक डोज होगी, स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी जिसमें वो फ़ायदा पहुंचा सकती है। ठीक है, साइंटिस्ट उसी को फाइंड करते हैं और उसी को हम फिर आगे मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं, क्योंकि ये इसकी थेराप्यूटिक विंडो है। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड इतनी है कि इससे, ये इसकी मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है कि इतनी डोज होगी तो ये अफेक्ट शो करेगी। और उसके बाद दूसरी आएगी टॉक्सिसिटी की जो लेवल होगा, वो एक विंडो बनी हुई होगी और उसके आप सिर्फ उसके मिड में ही प्ले कर सकते हैं डोज के लिए। अगर आप उस एक अपर लिमिट से अब ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, इट नाउ इट इज़ बिकमिंग अ पॉइजन। अब वो जो ड्रग है वो पॉइजन बन चुकी है। फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल मैक्सिमम आई थिंक एक दिन में 3 ग्राम ले सकते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे ड्रग्स हैं कि उनकी आपको एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट मेंशन होती है। अगर आप उस अपर लिमिट को पास कर जाएंगे तो क्या होगा, अब वो ड्रग आपके लिए नुकसानदेह है। इट कुड डैमेज योर लिवर, इट कुड डैमेज योर किडनीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें डैमेज कर देगी। और अगर आप फिर भी इंसिस्ट करके पेशेंट और भी ज़्यादा ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो खुदकुशी करते हैं वो एक साथ सारे का सारा पत्ता खा जाते हैं टैबलेट्स का, वो यही होता है कि वो अब जो एज अ ड्रग पड़ी थी घर में, अब वो नाउ इट इज़ बिकमिंग अ पॉइजन, बिकॉज वो एक 10 फोल्ड या उससे भी ज़्यादा डोज में यूज़ कर ली गई है, और वो भी एक ही टाइम पे यूज़ की गई है। तो उसमें क्या होगा, टॉक्सिसिटी आ जाएगी और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो दिस वाज अबाउट द ड्रग। ओके, नाउ द फार्माकोपियाज। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया आप लोगों को रीड भी किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को अंदाज़ा भी है क्या चीज़ होती है। इट इज़ एन ऑफिशियल बुक फॉर द फार्मासिस्ट। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, यू कैन कंसल्ट द फार्माकोपिया। फार्माकोपिया में जो चीज़ लिखी है दैट इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक इन आवर फील्ड। The term pharmacopoeia comes from the Greek word pharmakon meaning drug and poion meaning make। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, a recipe or a formula or other standards required to make a proper drug। ठीक है, फार्माकोपिया क्या है, इट इज़ अ प्रॉपर एक पब्लिकेशन है, एक स्टैंडर्डाइज्ड किस्म की पब्लिकेशन है कि इसमें पता लग जाता है, क्योंकि लोगों ने स्टैंडर्डाइज की हुई है थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिफरेंट लोग हैं, उन्होंने आपस में अपनी रेसिपी शेयर की थी और उसमें जो बेस्ट मास्टर रेसिपी थी वो यहाँ पे कोट होगी फार्माकोपिया में। वो एक स्टैंडर्ड बन गई। अब उस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। लाइक अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो ग्रेट ब्रिटेन में जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अपने इस जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये एक मास्टर रेसिपी उसमें कोट हो गई है। ठीक है, देन कम्स द यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, नेशनल फार्मूलरी। इस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ने, डिफरेंट रीजन्स ने अपने अपने फार्माकोपिया जनरेट किए और उन्होंने पब्लिश किए, ताकि उस रीजन में एक ही लेवल पे एक ही तरह की प्रैक्टिस की जा सके और एक ही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके।
दिस वाज अबाउट फार्माकोपिया। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि ये बुक बनी कैसे थी। सबसे पहले इटली, बरगामो एक सिटी है इटली का। वहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत महसूस की गई कि ओके, लेट्स कंपाइल अ बुक ऑफ द रेसिपीज़ यूजिंग इन द एपोथेक्रीज। जो भी एपोथेक्रीज में, जो भी फार्मेसीज में फॉर्मुलेशंस बनती थी, अब एक बंदा एक तरह की फॉर्मुलेशन बना रहा है, दो गलियां छोड़ के, दो स्ट्रीट छोड़ के एक और फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, वो और तरह की बना रहा है, बना वही चीज़ रहा है, लेकिन उसकी दवाई में ज़्यादा शिफा है, इसकी दवाई में कम है। ठीक है, इफेक्ट कम आ रहा है, चीज़ वही बनती है, सब कुछ वही है, इंग्रेडिएंट्स भी वही हैं, एक्सिपिएंट्स भी वही हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, इन्होंने एक स्टैंडर्ड बुक जनरेट की। वो कैसे की? वो स्टैंडर्ड बुक ऐसे जनरेट नहीं होती कि आपका दिल किया तो आपने बुक बना दी, नहीं। उस सिटी में जितने भी फार्मासिस्ट थे, जितने भी प्रोफेशनल्स थे, उनको कंसल्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, बेस्ट रेसिपी उसमें से निकाली जाती है किसी एक चीज़ की। लाइक अगर पैनाडोल की सस्पेंशन बनानी है तो सस्पेंशन बनाने की जो बेस्ट रेसिपी होगी, जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, वो अपने अपनी ओपिनियन देंगे, वहाँ पे रेसिपीज़ बनेंगी, और उसमें से जो बेस्ट रेसिपी होगी उस पे फिर वो सारे एग्री करेंगे कि यस, नाउ दिस इज़ अ मास्टर रेसिपी, हम सब इसी को फॉलो करेंगे क्योंकि इसके इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे इस तरीके से एक लोकल लेवल पे एक बुक बना दी गई जिसको फार्माकोपिया कहते हैं। ठीक है, आजकल के टर्म में फार्माकोपिया कहते हैं। उस वक्त वो लोकल लेवल पे बरगामो में वो एक बुक बनाई गई 1580s में। अब ये पहली एक मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था फार्माकोपियास की तरफ आते हुए। देन ग्रेट ब्रिटेन में भी ये वाला ट्रेंड स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, कि उन्होंने सिटी लेवल पे, लोकल लेवल पे उन्होंने अपनी अपनी स्टैंडर्ड बुक्स बनानी शुरू कर दी थी। अब वो जो स्टैंडर्ड बुक्स थी, उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में 3 सिटीज़ इसको प्रैक्टिस कर रही थी: सिटी ऑफ लंदन, सिटी ऑफ एडिनबर्ग एंड सिटी ऑफ डबलिन। वहाँ पे 3 फार्माकोपियास है जो कि सेपरेटली वर्किंग में थे। ग्रेट ब्रिटेन में 1864 में क्या किया कि उन्होंने उन तीनों फार्माकोपियास को कंपाइल करके एक ही फार्माकोपिया बना दिया। दैट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो कि आज तक है। ठीक है, आज तक है, और हम लोग जो पाकिस्तान में फॉलो कर रहे होते हैं, वी आर फॉलोइंग ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, बीपी एंड यूएसपी। हम ये दो बुक्स को फॉलो करते हैं। अगर आपने कोई फॉर्मुलेशन वगैरह बनानी है तो आप नेट पे जो रेसिपीज़ पिक करते हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया की होती हैं या यूएसपी की होती हैं। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864 में कंपाइल कर दिया गया और पूरे ग्रेट ब्रिटेन में उसको जनरेट कर दिया गया कि ब्रिटेन में जो भी फार्मेसी होगी वहाँ पे जो रेसिपीज़ बनेंगी वो इस बुक के मुताबिक बनेंगी। दे नीड टू फॉलो दी स्टैंडर्ड्स। तो ग्रेट ब्रिटेन में भी इनिशिएटिव आ गया। अब अमेरिका, अमेरिका जैसे कि हर वक्त रोता रहता है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि उसने देखा कि इटली में ये काम स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन उनकी आपस में इतनी कोलैबोरेशन नहीं थी। इतनी सारी स्टेट्स हैं, 52 स्टेट्स हैं, 53 हैं, उनके आपस में एक ही पॉइंट पे कोलैबोरेट करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी। ठीक है, तो एक इनिशिएटिव लिया गया 1778 में। लिटर्स फार्माकोपिया के नाम से एक बुक जनरेट की गई, लिटर्स, पेंसिल्वेनिया में। लिटर्स क्या है? ये एक जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया में। ठीक है, और दिस वाज द फर्स्ट अमेरिकन फार्माकोपिया। अब ये जो फार्माकोपिया जनरेट हुआ था, ये एक ट्रायल बेसिस पे बनाया गया था पेंसिल्वेनिया पे, और इसको इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया था? इसको मिलिट्री हॉस्पिटल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ठीक है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में इस बुक को रख दिया गया कि आपने ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। टोटल जो बुक का साइज़ था दैट वाज ओनली 32 पेज, जिसमें 100 ड्रग्स थी। ठीक है, टोटल ऑफ 100 ड्रग्स थी, सिर्फ उनकी रेसिपीज़ थी। 84 जो थी वो इंटरनल ड्रग्स थी। इंटरनल का मतलब ये है कि जो हम ओरली इंजेस्ट कर सकते हैं, या पेरेंटल्स होंगी इसमें। एंड देन 16 वर
एक्सटर्नल ड्रग्स, एक्सटर्नल कौन सी होंगी? वही ऑइंटमेंट्स। अब क्योंकि मिलिट्री हॉस्पिटल था तो उसमें वी कैन रिलेट के इसमें कौन कौन सी मेडिसिन होंगी। बर्न के लिए होंगी, मतलब जो जल जाते हैं लोग उनके लिए होंगी, और वुंड्स के सीलिंग के लिए होंगी मेडिसिन। तो 16 मेडिसिन थी जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए थी। अब ये फर्स्ट इनिशिएटिव था अमेरिका में 1778 में, लेटेस्ट फार्माकोपिया के नाम से। फिर मैसाचुसेट्स में उन्होंने अपना फार्माकोपिया बना लिया 1808 में। अब ये एक कंप्लीट बुकलेट थी जस्ट लाइक अ ब्रिटिश फार्माकोपिया। 272 पेजेस थे और 536 ड्रग्स थी इसमें। 536 है या 576 है, आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा जब आप बुक ओपन करेंगे। तो उन्होंने ये बना लिया, उन्होंने कंपाइल कर लिया 1808 में। अब ये डिफरेंट स्टेट्स अपनी अपनी जो स्टेट लेवल पे है वो खुद से अपने अपने फार्माकोपिया जनरेट कर रहे हैं और प्रैक्टिस शुरू कर दी है। लेमन स्पेल्डिंग एक बंदा था जिसने ये सारा देखा कि ये हर स्टेट अलग अलग क्यों इसकी प्रैक्टिस कर रही है। मतलब हर सिटी में जो है उन्होंने अपनी अलग बुक निकाली हुई है, इन्होंने अलग बुक निकाली हुई है। वाई नॉट combine it and make just a one compiled book? लेमन स्पेल्डिंग ने क्या किया, उसने 4 जियोग्राफिकल लोकेशंस हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। जियोग्राफिकली डिवाइड किया जाए तो 4 में है, नॉर्दर्न, साउदर्न, मिडल एंड वेस्टर्न। ठीक है। उन्होंने इस चारों रीजन से बेस्ट एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जो कि फार्मासिस्ट थे, इसी की प्रैक्टिस करते थे। जितने भी थे वो सारे लोग आए, एक मीटिंग हुई, प्रॉपर मीटिंग। उस मीटिंग में ये सारे जो फार्माकोपियास है जो कि अमेरिका में अवेलेबल थे और जो उनकी अपनी जो प्रैक्टिस थी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी थे। अब उन सारों ने एक ही जगह पे बैठ के मतलब मीटिंग हुई, डिसाइड हुआ कि ओके, उन्होंने फिर सारी रेसिपीज़ को कंपाइल किया। और उसमें जो जो बेस्ट रेसिपी थी, दैट इज़, हम इसको बार बार जो बुक में भी इसमें रेफ़र किया गया है एज अ मास्टर रेसिपी। ठीक है। जो मास्टर रेसिपी थी वो उन्होंने कोट कर दी एक ही बुक में। अब वो बुक कौन सी थी? दैट वाज अ यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, जो कि 1820 में कंपाइल हो गई थी। और फिर इसको उन्होंने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जनरेट कर दिया था कि ओके, नाउ दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक एंड इट शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द यूएस। तो इस जो एफर्ट की वजह से लेमन स्पेल्डिंग को फादर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया भी कहा जाता है। तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री। अब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया में बहुत सारे ड्रग्स वो हैं जो कि मैसाचुसेट्स फार्माकोपिया से पिक की हुई हैं। ठीक है। मतलब जो यहाँ पे ड्रग्स थी जो लेटर्स में थी, इन्होंने वो सारी यहाँ पे कंपाइल कर ली थी। तो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ हिस्ट्री के फार्माकोपिया जो कि ड्रग्स थी उनको किस तरीके से कंपाइल किया, स्टैंडर्डाइज किया और उनको कैसे यहाँ पे मेंशन किया। मतलब अब यहाँ पे ड्रग्स का ये नहीं था कि उन्होंने किस तरीके से कंपाइल किया। उस वक्त ऑब्वियसली सारी ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स वर टेकन फ्रॉम द प्लांट्स। अब जो न्यू फार्मासिस्ट है उसको पता है कि हाँ, ये वाली ड्रग इस प्लांट से, इस प्लांट में होती है, इसके लीव्स में होती है। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम दीज लीव्स? तो ये जो टेक्निक्स थी, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, ठीक है, तो वो जो एपीआई तक की जो टेक्निक्स थी वो सारी फार्माकोपियाज में कंपाइल थी। कि ओके, फार्माकोपिया हमें बता रहा है कि हमने ड्रग निकालनी कैसे, हमने ड्रग बनानी कैसे है। आपको पता तो है कि ओके, ये क्विनीन कहाँ से आ रही है, सिंजोना बाग से आ रही है, तो आप उसे किस तरह बाग से हम कैसे निकालेंगे? ऐसे तो उसको नहीं खा सकते। ठीक है। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो प्रोसेस है वो सारा फार्माकोपियाज में स्टैंडर्डाइज हुआ हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फार्माकोपिया एंड मोनोग्राफ। डिफरेंस मैंने आपको अभी बता दी है। फार्माकोपिया के अंदर ही मोनोग्राफ्स होते हैं ड्रग के। फार्माकोपियास इज़ द जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग। लेकिन मोस्टली हम फार्माकोपियास को क्या करते हैं, हम रेफ़र करते हैं कि दीज आर जस्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन, एक्सट्रैक्शन, और इस तरह की टेक्निक्स जो हैं वो वो फार्माकोपिया में आती हैं। और फार्माकोपिया की आगे जो डिटेल आती है उस ड्रग के बारे में, उसको हम मोनोग्राफ बोलते हैं। अब एक ड्रग है आपके पास, ब्रूफिन है, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको उसका एपीआई मिल गया है।
आप किसी और फार्मासिस्ट को देते हैं, उसे कहते हैं कि इब्रूफिन है। अब वो देखेगा, वो कहेगा किस तरीके से, हाउ वुड ही कंफर्म दैट दिस इज ब्रूफिन, आइबुप्रोफिन है, वो इसे कंफर्म कैसे करेगा? ही इज गोइंग टू मेक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, प्योरिटी टेस्ट करेगा, और डिफरेंट उसकी जो कंपाउंडिंग है, जो भी है ड्रग के बारे में, जो भी डिटेल होगी वो चेक करेगा उसके बारे में। मतलब कोई ना कोई फिजिकल अपीयरेंस उसकी देखेगा, उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेक करेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेगा। मतलब ये बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी बेस पे वो कंफर्म करता है कि यस दिस इज़ द ड्रग। तो वो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ड्रग की, स्ट्रक्चर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल्स नेम, सिनोनियम्स, उस रीजन में इसका क्या नाम हो सकता है, सिनोनियम्स क्या है, उसका जो रजिस्ट्री नंबर है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस का जो नंबर है जो कि असाइन किया हुआ है, सीरियल नंबर है, और फिर उसकी जो प्रिकॉशंस हैं, उसकी नेचर है, उस केमिकल की केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है, बेसिक है, इरिटेंट है, उसकी स्मेल कैसी है, और पंजेंट स्मेल है किस तरह की है, उसकी प्रिकॉशंस, उसकी हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। अगर तो वो हाइग्रोस्कोपिक है, कोई मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये कि वो मॉइस्चर से अफेक्ट हो सकता है, तो आपने उसकी पैकिंग किस तरह से करनी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मोनोग्राफ में आती हैं। मोनोग्राफ इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ फार्माकोपिया, वो भी फार्माकोपिया के अंदर ही होता है, लेकिन उसको स्पेसिफिकली हम मोनोग्राफ यही कहते हैं कि इसमें कोई सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह आपको नहीं बताएंगे कि आपने जो एपीआई है वो आपने एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, नहीं, वो इसमें नहीं आएगा। वो फार्माकोपिया में पहले लिखा हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद जो ड्रग की डिटेल होगी दैट इज़ अ मोनोग्राफ। जो ड्रग की डिटेल होगी, ड्रग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, वो सारी मोनोग्राफ्स होंगी। अब एक आपको मैं साइट बता देता हूँ, पबकेम, PUBCHEM, ठीक है। पबकेम पे आप जाएंगे, कोई भी ड्रग लिखेंगे तो सेम ये जितनी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं वो सारी की सारी वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। स्ट्रक्चर फार्मूला, एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर वेट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके सिनोनियम्स, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें जितने रिंग्स हैं उनका ओपेक नेम उस ड्रग का, उसकी प्योरिटी, ठीक है, वो सारी चीज़ें जस्ट लाइक अ मोनोग्राफ आपके पास, वो सारे उसकी डिटेल आ जाएगी। सो दिस वाज अबाउट फार्माकोपिया एंड मोनोग्राफ्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द फार्मास्यूटिकल केयर, ये जो तीनों बुलेट पॉइंट्स हैं, दीज आर द डेफिनेशंस। ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशंस हैं जो कि बुक में मेंशन है पेज 29 पे। फार्मास्यूटिकल केयर बेसिकली क्या है? फार्मास्यूटिकल केयर इज दैट component of pharmacy practice which entails the direct interaction of the pharmacist with the patient for the purpose of caring for that patient's drug-related needs. फार्मास्यूटिकल केयर बेसिकली फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, ठीक है। फार्मासिस्ट का एक अल्टीमेट रोल है जो कि हर फार्मासिस्ट का ऑब्लिगेशन है कि उसने फार्मास्यूटिकल केयर की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? Pharmacist would know better about the drug-drug interactions. He would know the best dosage form, and उसको, अब उसकी ड्यूटी क्या है कि उसने पेशेंट की ड्रग रिलेटेड नीड्स को पूरा करना है। अगर पेशेंट कंप्लायंट नहीं है किसी ड्रग से तो वो ड्रग को चेंज करेगा, अल्टरनेट बताएगा। अगर पेशेंट को समझ नहीं आ रही तो वो उसको दोबारा क्लियर वर्ड्स में जो डायरेक्शंस है वो बताएगा कि ओके डू दिस एंड दैट। अगर तो वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है तो वो उसको इकोनॉमिक अल्टरनेट्स बताएगा कि ओके दिस मेडिसिन इज़ कॉस्टली, लेट मी गिव यू अनदर मेडिसिन विच इज़ लेस कॉस्टली एंड बट वुड डू द सेम जॉब, ठीक है। तो ये है कि फार्मास्यूटिकल केयर बेसिकली क्या है, पेशेंट को डील करना है, पेशेंट को इस तरीके से डील करना है कि वो उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए, उसका जो ट्रीटमेंट है वो मोस्ट इफेक्टिव रहे। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी? द मिशन ऑफ द फार्मासिस्ट इज टू प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल केयर। जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द फार्मासिस्ट, मिशन है फार्मासिस्ट का। फार्मास्यूटिकल केयर इज द डायरेक्ट responsible provision of medication related care for the purpose of achieving definite outcomes that improve a patient's quality of life. Pharmacist
क्या एक तो डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे ही पेशेंट उसके पास आता है ही इज़ गोइंग टू गिव द मेडिसिन, ठीक है। जब मेडिसिन उसको दे रहा होगा तो उसने उसको बताना है, उसे पूछना है कि हाँ भी आपको चीज़ों की समझ आई है, आपको ट्रीटमेंट का समझ आ गया है, आपको कोई इस मेडिसिन में अगर आपने पहले ली है तो आपको कोई इशू तो नहीं है, आपको ये चीज़ कोई साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं दे रही, कोई और प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करी, लाइक कोई आपका स्टमक तो अपसेट नहीं हो रहा इस मेडिसिन से, अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो पेशेंट उसको बताएगा। और फिर उसने पेशेंट को उसके मुताबिक डील करना है, उसके मुताबिक उसकी कंप्लायंस करनी है, उसके मुताबिक उसको एड्रेस करना है उसके प्रॉब्लम को, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके, ठीक है। 2 से 3 वर्ड्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है इसमें फार्मास्यूटिकल केयर में, ठीक है। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं, ये आपने देखने हैं कि व्हाट आर वी डूइंग हियर, बेसिकली केयरिंग फॉर द पेशेंट। Okay, pharmaceutical care is a patient-centered, outcomes-oriented pharmacy practice that requires a pharmacist to work in concert with the patient. ठीक है, पेशेंट सेंटर्ड काम है, ये एक तरह की जो प्रैक्टिस है पेशेंट सेंटर्ड है। और इसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट उसका वास्ता पड़ता है अपने पेशेंट से। अब अगर वो उसमें कोई कोताही करता है तो उसमें हार्म किसको होगा, उसमें हार्म पेशेंट को होगा। अगर आप फार्मासिस्ट हैं, आप उस टाइम पे उसको सही तरीके से डील नहीं कर रहे, आप उसको चीज़ें नहीं समझा रहे, तो उसमें क्या होगा कि उसका ट्रीटमेंट प्लान इतना इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं हो सकेगी, ठीक है। पेशेंट्स अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू promote health, to prevent disease, to assess, monitor, initiate and modify modification used to assure that drug therapy regimens are safe and effective। अब फार्मासिस्ट ने सिर्फ एक फार्मेसी पे ही पेशेंट को डील नहीं करना। फार्मासिस्ट जहाँ पे भी होगा, जहाँ पे भी उसका पेशेंट के साथ लिंक होगा, पेशेंट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, ही इज़ ऑब्लिगेटेड टू गिव फार्मास्यूटिकल केयर। कम्युनिटी फार्मेसी में पेशेंट्स आते हैं, इसके अलावा पेशेंट्स कहाँ पे होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं। हॉस्पिटल्स में वो अपने फेलो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर उनकी हेल्प करेगा, पेशेंट की, उनके प्रॉब्लम्स को जज करेगा, उनकी जो कंडीशन है उनको मॉनिटर करेगा और उसके बारे में अपनी ओपिनियंस देगा कि ओके दिस मेडिकेशन इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम टू द पेशेंट, लेट्स ट्राई अनदर ब्रांड, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, ठीक है। तो उसका रोल सिर्फ फार्मेसी में नहीं है फार्मास्यूटिकल केयर देने का। वेयर एवर देयर इज़ पेशेंट, फार्मास्यूटिकल केयर का वर्ड वहाँ पे लाजमी आएगा, वहाँ पे जो फार्मासिस्ट है उसने फार्मास्यूटिकल केयर प्रोवाइड करनी ही करनी है। द गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर is to optimize the patient's health related quality of life and achieve positive clinical outcomes within realistic economic expenditures। वही वाली बात आ गई कि ये नहीं है कि आपने 10,000 की मेडिसिन उसको रेकमेंड कर दी है, ठीक है, आपने उसको एग्री कर दिया कि यस ये मेडिसिन भी ले लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, हालांकि उसको बीमारी कुछ भी नहीं है। बीमारी उसको सिर्फ ये है कि ही इज़ जस्ट लिटिल वीक और उसको कोई सर में दर्द है या उसको डायरिया है, तो आप उसको जस्ट सिंपल सिंपल मेडिसिन दें। तो ये जो रॉन्ग प्रैक्टिस है बेसिकली, इससे क्या होगा कि इससे क्लिनिकल आउटकम्स ठीक नहीं होंगी। वो जो मेडिसिन बिला वजह यूज़ करेगा आपके कहने पे या किसी और के कहने पे, तो उसमें क्या होगा कि उसको मज़ीद कोई और प्रॉब्लम्स कॉज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फार्मासिस्ट का ही रोल है कि ही शुड नो कि मेडिसिन आर एडिक्वेट, प्रॉपर मेडिसिन उसको मेंशन है, उसको रिकमेंडेड है, और कोई वो अपनी तरफ से तो एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं ले रहा। अक्सर पेशेंट्स को ये भी बीमारी होती है कि वो खुद से भी बहुत सारी मेडिसिन लेना शुरू हो जाते हैं कि ये वाला टोटका भी कर लेते हैं, इससे मुझे वो हो रहा है, उससे वो भी कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट शुड आस्क द पेशेंट, वो पूछना चाहिए उसको कि ओके व्हाट आर यू टेकिंग, व्हाट इज़ योर रूटीन, ताकि वो जज कर सके। और इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर का मतलब यही है कि जो कि मैंने आपको बताया कि अगर तो पेशेंट अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको ड्यू टू फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स आगे लेके नहीं चल सकता ट्रीटमेंट को, तो उसको चाहिए फार्मासिस्ट को कि वो इसको किसी तरीके से हैंडल करे। हैंडल किस तरह करेगा, वो यही करेगा कि ओके अल्टरनेट ब्रांड्स वो रेकमेंड कर देगा जो कि सेम सॉल्ट होंगे, सेम उसमें वर्किंग होगी।
तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बेसिकली सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल केयर में आती हैं, और ये फार्मासिस्ट का एक ऑब्लिगेटरी रोल है अपनी सोसाइटी पे, उसका फ़र्ज़ है। ओके, दिस वाज अबाउट फार्मास्यूटिकल केयर। अब मैं यहाँ पे जस्ट 2 स्लाइड्स में सिर्फ ब्रीफली बताऊंगा कि ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। ओके, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक नई ड्रग आ गई, न्यू केमिकल एंटिटी है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया ओके दिस इज़ अ न्यू सॉल्ट, ये कोई नई चीज़ है, या तो आपको प्लांट से आइसोलेट किया या आपने कोई लैब में उसका कोई रिंग हटा दी है, कोई और चीज़ आपने रिंग ऐड कर दी है, कोई डबल बॉन्ड ऐड कर दिया, ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपने की है, तो आपको अब वो एक न्यू एक्टिव इंग्रेडिएंट आपको मिल गया एक लेवल पे। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, ये इंडस्ट्री में हो रही होती हैं सबसे पहले, ठीक है, इंडस्ट्री या किसी रिसर्च लैब में। ये जो फर्स्ट 3 बॉक्सेस हैं, यहाँ तक जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ इंडस्ट्री या रिसर्च लैब में हो रहा है। ये अभी एफडी या डब्ल्यूएचओ के पास बात नहीं पहुंची, उनके पास कोई न्यू एंटिटी उनको मिली है, उन्होंने सारी टेस्टिंग की है, सारी टेस्टिंग ये वाली है। दिस इज़, ये जो बॉक्स है लग छोटा रहा है लेकिन ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, ठीक है। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ हैं, आपने ड्रग का समझ लें कि पूरा का पूरा मोनोग्राफ पहले जज करना है कि ये है क्या चीज़, उसका स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके ओपेक नेम्स, उसके रिंग्स कौन से हैं उसकी नेचर क्या है, उस मटेरियल की एसिडिटी क्या है, बेसिक है, उसमें उसके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फिर उसके जो बायोलॉजिकल एसे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो बायोलॉजिकल का वर्ड लिखा हुआ है, दिस इज़ द मेन थिंग। मेन थिंग कैसे, आपने कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर ली है, हाउ वुड यू नो, हाउ वुड यू नो कि वो किस चीज़ के लिए, वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो किस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। आपको तो नहीं पता कि वो एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ किया जा सकता है, एज एन एंटीबायोटिक यूज़ किया जा सकता है, एज एन एंटी कैंसरस मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। यू डू नॉट नो कि वो किस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। बायोलॉजिकल एसेस किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, लाइक इन्फ्लेमेशन का एक ऐसे हो गया, उसमें आपने वो एंटिटी यूज़ की, आपको उसके रिजल्ट मिल गए कि ओके क्या ये काम करती है कि नहीं करती। एंटीबायोटिक का आपने ऐसे बना लिया, ठीक है, बायोलॉजिकल ऐसे आपने रन कर दिया, टेस्टिंग की, आपको उससे अंदाज़ा हो गया कि ओके इसके एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब वो फ्लॉप हो गया उस मामले में। फिर आपने डिफरेंट बीमारियों के लिए टेस्ट किया, ये आखिर इसका अफेक्ट क्या हो सकता है, क्या इसका रोल क्या हो सकता है। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट कि आपने पहले उसका फंक्शन बताना है कि वो जो एपीआई है वो किस काम के लिए यूज़ किया जा सकता है। जब वो हो जाए फिर आप उसकी एनिमल टेस्टिंग करेंगे अपने लेवल पे, एक लैब के लेवल पे एनिमल टेस्टिंग होगी, और उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन को आप फाइंड करेंगे कि एक डॉक्यूमेंट कर देंगे कि ओके हमारी जो ड्रग है जो हमने फाइंड की है वो इस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देन टॉक्सिकोलॉजी कि उसकी अपर लिमिट क्या है, कि ये कितने इसकी जो कंसंट्रेशन है कहाँ तक इसको हम यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होगी तो उसका क्या नुकसान होगा। ये नहीं है कि हमने सिर्फ चेक करना है कि नुकसान होगा, ये भी टेस्ट करना होता है कि अगर आप 10 टाइम्स डोज ज़्यादा दे दें तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, 20 टाइम्स डोज ज़्यादा दे दें तो क्या होगा, 5 टाइम्स ज़्यादा चली जाए डोज तो क्या होगा। ये जितनी भी टेस्टिंग होती है ये एनिमल्स पे पहले रन की जाती है, फार्माकोलॉजी वाले ज़्यादातर करते हैं, उसमें यही देख रहे होते हैं उनका, फिर कंप्लीट आप उसको डाइसेक्ट कर देते हैं, जो भी एनिमल होता है ज़्यादातर यही माउस यूज़ होते हैं छोटे, तो उनको डाइसेक्ट करके देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन डैमेज हो रहा है। लाइक अगर आइज़ हो रही हैं तो आइज़ को चेक करेंगे, ब्रेन है ब्रेन को चेक करेंगे, लीवर और इस तरह जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको बारी बारी चेक करेंगे कि कौन सी चीज़ डैमेज हुई है इस परसेंटेज और टॉक्सिसिटी पे, 5% इंक्रीज पे, 10%, 15%, 20%, 25%, 100%। अगर हम डोज को इंक्रीज कर देंगे तो कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो ये भी एक सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्यूमेंट हो जाएंगी। और उसके बाद क्या होगा कि वो जो इंडस्ट्रियल लैब होगी
वो एक न्यू एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करेंगे एफडीए में, जिसको हम बोलेंगे इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। उस टाइम पे वो जो न्यू एंटिटी है उसका नाम होगा इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। एफडीए के पास जाएगी, एफडीए उसको चेक करेगी सारे डॉक्यूमेंट्स को और कहेगी ओके, वो उसको अप्रूवल दे देगी कि ओके रन द क्लिनिकल ट्रायल्स। अब क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे फेज़ 1, 2, 3 में, जिसमें अब एनिमल्स भी यूज़ हो रहे हैं, जिसमें ह्यूमंस भी यूज़ होते हैं, ठीक है। पहले कम पॉपुलेशन होती है, फिर ज़्यादा होती है, और उसके जितने भी रिज़ल्ट्स होते हैं उनको हम कंपाइल कर लेते हैं कि ओके हमारे पास ये रिज़ल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। उनका जो अब आपने डोजेज फॉर्म क्या बनानी है वो तो खैर इधर ही डिसाइड हो चुकी होती है प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, कि आइदर इट वुड बी यूज एज अ टैबलेट, सोल्यूशन, पेरेंट्रल और एनीथिंग एल्स। तो इस स्टेप के बाद, क्लिनिकल ट्रायल और स्टेप के बाद क्या होता है, अब एक नई एप्लीकेशन दोबारा एफडीए को सबमिट की जाती है, जिसे आप इन्वेस्टिगेशनल नहीं बोल रहे, जिसे हम बोलेंगे न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब हमारे पास सारा डाटा आ गया है उस लैब के पास, इंडस्ट्री के पास। उन्होंने एफडीए में दोबारा से एप्लीकेशन सबमिट की है, ओके। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एफडीए उसको चेक करेगी, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा चेक करेगी, प्री क्लिनिकल स्टडीज़ का डाटा चेक करेगी। सारा कुछ चेक करने के बाद वो बताएगी कि ओके, वो अप्रूव कर देगी अगर सारे चीज़ें इन लाइन है, सब कुछ ठीक है। अप्रूव करने के बाद क्या होगा, अब मार्केट में ड्रग आ चुकी है, ड्रग इज़ मार्केटेड लार्ज स्केल में। उसको इंडस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर अप्रूव हो गया, अब वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उस ड्रग को। फेज़ 4 क्लिनिकल स्टडीज़ होंगी अब, जो कि पोस्ट मार्केटिंग होती हैं, मार्केट में आने के बाद होती हैं। ये स्टडी यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ये बाद में लगाई, ये एक्चुअली बाद में ही लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो मार्केट में आने के बाद वापस बंद कर दी गई हैं, उनकी वापस उनको बैक फुट पे ले आया गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस में ये होता है कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद उनके सिम्टम्स आने शुरू हो जाएं, उनके कोई एडवर्स रिएक्शन आना शुरू हो जाए, उनका हो सकता है कोई टेराटोजेनिक अफेक्ट हो, लाइक जो बिल्कुल जेनेटिक्स पे भी असर कर सकता है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये शॉर्ट टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स 6 महीने, 3 महीने या 2 साल के क्लिनिकल ट्रायल्स में नहीं बदला सकती चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पोस्ट मार्केटिंग क्लिनिकल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये आपको बता देती हैं, ट्रेंड बता देती हैं कि मार्केट में आने के बाद ड्रग एक बंदा यूज़ कर रहा है, उसको रेकमेंड हुई है, ठीक है, उसको आर्थराइटिस के लिए रेकमेंड हुई है कि एक नई ड्रग आई है, आप लोग यूज़ करें। अब वो यूज़ कर रहा है। आर्थराइटिस का इलाज ज़ाहिर बात है वो तो लॉन्ग, बिल्कुल लाइफ टाइम का इलाज है, वो कुछ मेडिसिन हैं वो तो ले ही लें। इसी तरीके से अगर हाइपरटेंशन की बात करें, कोई न्यू ड्रग आई है, ठीक है, वो कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का पेशेंट भी लॉन्ग टर्म पेशेंट होता है, वो हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है वो कभी क्योर नहीं होता। अब क्या होगा कि ये जो पेशेंट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म पेशेंट्स हैं, हो सकता है कि वो ड्रग जो ये 5 साल, जो नई ड्रग रिकमेंड हुई थी, 5 साल के बाद इनमें कोई और बीमारी आ जाए, इनमें कैंसर शुरू हो जाए, इनका कोई ब्रेन डैमेज शुरू हो जाए, ब्रेन सेल्स की डैमेजिंग शुरू हो जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जब ये चीज़ें आएंगी तो ये चीज़ें रिपोर्ट होंगी, क्योंकि ये बंदे की प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है कि ये बंदा ये वाली मेडिकेशन 5 साल से ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा। तो अब इस बंदे में अल्जाइमर आ गया है, ठीक है, इसके जो ब्रेन डैमेज स्टार्ट हो गया है, जो कि इसकी फैमिली में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। फैमिली में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ना इसकी कोई ऐसी कंडीशन है, ना इसको कोई स्ट्रेस था, तो इसको ये वाली बीमारी क्यों हुई है। तो अब वो रिलेट करेंगे और वो इसको रिपोर्ट करेंगे कि हो सकता है कि इस टैबलेट की वजह से या इस सॉल्ट की वजह से ये बीमारी इनिशिएट हुई है। अब ये एक केस है, अगर इस तरह के 100 केसेस उसी टाइम ट्रैक में रिपोर्ट हो जाते हैं तो मीन्स टू से द ड्रग इज़ हैविंग सम एडवर्स इवेंट्स, लॉन्ग टर्म एडवर्स इवेंट्स हैं। 100 एक रीजन में हो गए, 200 कहीं और पे रिपोर्ट हो गए, 300 कहीं और पे हो गए। अब ये एक एनालिसिस क्या करता है, ये एफडीए एनालाइज कर रहा होता है ओवरऑल, इस तरह के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको रिपोर्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा कि वो जो मेडिसिन है वो हाल्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है, उसको उसका यूज़ बंद हो जाएगा। दिस इज़ द फेज़ 4 क्लिनिकल स्टडीज़। अगर तो वो अप्रूव, अगर तो कोई सिम्टम नहीं आता तो हम उसको अप्रूव कर देते कि ओके लेट्स
कीप कंटिन्यू दिस, इसका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये एक डेवलपमेंट हायरार्की थी न्यू ड्रग डेवलपमेंट की। अब ये इसका एक टेबुलर फॉर्म है कि एवरेज कितना टाइम लगता है। एवरेज जो है इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, ठीक है। और पोस्ट मार्केटिंग तो फिर लॉन्ग टर्म है, 5 साल में भी रिजल्ट आ सकते हैं, 10 साल में भी आ सकते हैं, 15 साल में भी आ सकते हैं, 20 साल में भी आ सकते हैं। तो ये जो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस है ये बहुत ही मतलब कंसिस्टेंट और तहम्मुल वाला है। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट अबाउट दिस। तो इसमें 6.5 साल आपको लगेंगे प्री क्लिनिकल स्टडीज़ में, 6.5 से 7 साल जो इंडस्ट्री या लैब अपने एंड पे काम कर रही होती है, अपनी चीज़ें बना रही होती है, ये उस पर लगेंगे। फिर सेम टेन्योर क्लिनिकल स्टडीज़ में लगेंगे। फिर एनडीए रिव्यू है, न्यू ड्रग का जो रिव्यू है वो बताएंगे क्योंकि ये दोनों से जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे। फिर अप्रूवल होगा, अप्रूवल के बाद पोस्ट मार्केटिंग एनालिसिस होगा, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होगी, सर्वेज होंगे, रैंडम सर्वेज किए जाते हैं, रैंडम सैम्पलिंग की जाती है पेशेंट्स में जो कि वो ड्रग को यूज़ कर रहे होते हैं, न्यू ड्रग को इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक मेथड है, एक प्रॉपर इसमें टाइम लगता है चीज़ों में, न्यू ड्रग बनने में टाइम लगता है। जो आपके पास ड्रग मार्केट में अवेलेबल हैं, जो सॉल्ट्स अवेलेबल हैं, वो भी इसी फेज से गुजर के वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ओके, नाउ व्हाट इज़ अ गोल्ड ड्रग? गोल्ड ड्रग क्या होती है? गोल्ड ड्रग बेसिकली एक आइडियल ड्रग है, ठीक है। आइडियल ड्रग किस सेंस में? ये वो वाली ड्रग है जो कि एक तो सबसे कम डोज में यूज़ होती है, ठीक है। सबसे अच्छी डोजेज फॉर्म होगी इसकी जो कि पेशेंट इजीली उसको ले सकता है, ठीक है। ऐसी डोजेज फॉर्म होगी जो कि इंतहाई पेशेंट कंप्लायंट होगी। उसके बाद इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्काई हाई इसके इफ़ेक्ट्स होंगे। उसके बाद इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इंतहाई मिनिमम होंगे या नहीं होंगे। एडवर्स इवेंट्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, जो कि एक आइडियल ड्रग की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होगी, ठीक है। और इसके कोई एज सच हैंडलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं होंगी, इजी इट कुड बी इजीली हैंडल्ड। अब ये आगे एक इस एंड पे बात, दूसरे एंड पे क्या होगी, इंडस्ट्रियल लेवल पे गोल्ड ड्रग क्या है, वो जो कि इजीली एकदम मैन्युफैक्चर की जा सके, जिसका एपीआई, जिसके एक्सीपियंट्स आपको चीप पड़े, ठीक है, इकोनॉमिकल पड़े, और उसको बनाने में इतना ज़्यादा कोई हेक्टिक उसका जो प्रोसीजर है वो ना हो, इजीली उसको बना लिया जाए। और उसके बाद इस पे कॉस्ट ना आए, कॉस्ट इफेक्टिव रहे, ड्रग ओवरऑल कॉस्ट इफेक्टिव रहे। अब ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये है एक गोल्ड ड्रग, एक आइडियल ड्रग। एफडीए जब भी कोई ड्रग कहती है तो वो कहती है कि इस पैरामीटर्स को आपने अचीव करना है या कोशिश करनी है। ऑफ कोर्स इसको कोशिश कर सकते हैं, ये एक इंतहाई आइडियल किस्म की ड्रग है। इस पे हर ड्रग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक इट मे हैव सम साइड इफेक्ट, इट मे हैव सम एडवर्स इवेंट्स। तो उसमें ये होता है कि जब भी एफडीए कहती है या जो भी इंडस्ट्री अगर काम कर रही होती है तो उनका जो टारगेट होता है वो ये वाली गोल्ड ड्रग होती है, ठीक है। ये वाली जो आइडियल ड्रग होती है वो इसको टारगेट कर रहे होते हैं, इसके पास पहुंचना होता है क्योंकि हम एटलीस्ट इसके करीब करीब तक पहुंच जाएं, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके करीब करीब तक आ जाएं। सो दिस इज़ एन आइडियल ड्रग, दिस इज़ अ गोल्ड ड्रग इन फार्मेसी। ओके, नेक्स्ट। ओके, नाउ हियर आर द डोजेज फॉर्म। डोजेज फॉर्म क्या है? आप कोई भी अगर ड्रग लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में एक प्लांट चेक किया, आपको पता लगे ओके ये पेन किलर है, इसमें से जो मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा वो जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पेन किलर है। नाउ वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तो है, हाउ वुड यू नो कि आपने जो यूज़ कर रहे हैं, कितने ड्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, कितने एमएल यूज़ कर रहे हैं, क्या वो डोज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही, या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्यूरीफाई है या नहीं है। तो और आप उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, लाइक ओरली यूज़ करेंगे, अगर ओरली यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो इतनी कड़वी हो कि आप उसे यूटिलाइज ना कर सकें। हो सकता है कि वो एसिडिक हो, वो आपका ओरल कैविटी जो माउथ है वो बंद कर दे या कोई और प्रॉब्लम कॉज कर ले, या हो सकता है कि वो इस तरह का प्रॉब्लमेटिक हो कि वो
जो स्टमक में जाके अब्जॉर्ब भी ना हो, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, हम रॉ ड्रग को इसलिए यूज़ नहीं कर सकते एज अ रॉ ड्रग, ठीक है। जो रॉ ड्रग है, जो रॉ फॉर्म में है, लाइक एक सोल्यूशन है, लाइक कोई पाउडर है, हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। हमें कोई ना कोई व्हीकल चाहिए, कोई ना कोई कैरियर चाहिए। वो जो कैरियर होता है दैट इज़ अ डोजेज फॉर्म, जो कि फिज़िकल फॉर्म है, जो कि लेके जाती है उस ड्रग को टारगेट जगह पे, वहाँ तक पहुँचा देती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा देती है, टिश्यूज़ में पहुँचा देती है, कहीं पे भी पहुँचा देती है। वो जो एक व्हीकल है, वो जो कैरियर है, वी कॉल इट एज अ डोजेज फॉर्म। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ फिजिकल फॉर्म ऑफ अ डोज ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एपीआई है, यूज्ड एज अ ड्रग और मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और कंजम्पशन, ओके। कोई भी चीज़ है जो कि आपने अपने किसी ट्रीटमेंट में आपने यूटिलाइज करनी है, तो जिस फॉर्म में लेंगे, लाइक कौन सी फॉर्म हो सकती है? पिल्स हो सकती हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं, कैप्सूल्स हो सकते हैं, सिरप्स हो सकते हैं, एरोसोल्स हो सकते हैं, इनहेलर्स हो सकते हैं, लिक्विड इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, प्योर पाउडर क्रिस्टल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी डोजेज फॉर्म हो सकती है जिससे, जो कि आपके लिए फिजिबल बनाती है पेशेंट्स के लिए, कि वो उसको यूटिलाइज कर सकें, उसको कंज्यूम कर सकें अपनी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। तो वो जो व्हीकल है, वो जो कैरियर है, दैट इज़ कॉल्ड अ डोजेज फॉर्म। द रूट ऑफ administration for drug delivery is dependent on the dosage form of the substance। आई थिंक ये तो आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर ओरल है तो ओरल टैबलेट जो है, टैबलेट को आप इंट्रावीनस पुट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स व्हाट इज़ द ओरल डोजेज फॉर्म। और इसी तरीके से जो पेरेंटल्स है उनको आप पी नहीं सकते, यू कैन नॉट टेक देम ओरली। तो ये हर रूट के मुताबिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोजेज फॉर्म्स हैं, ठीक है। ओरल है, ओरल के लिए टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। ऑइंटमेंट्स हैं, वो ओरली यूज़ नहीं होते, वो टॉपिकली यूज़ होते हैं, ट्रांसडर्मली यूज़ होते हैं, तो उनको आप अप्लाई करेंगे स्किन पे। इसी तरीके से डिफरेंट रूट्स के लिए, डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ डोजेज फॉर्म है। अब ये नहीं है कि आप टॉपिकल के लिए टैबलेट बना लें, टैबलेट का कोई फ़ायदा नहीं है। टैबलेट वहाँ पे क्या करेगी? स्किन पे आप रख के क्या करेंगे? उसको कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए डोजेज फॉर्म भी चेंज होती रहती हैं, उनकी फ़िज़िकल फॉर्म, उनके फ़िज़िकल एट्रीब्यूट्स चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब डोजेज फॉर्म क्यों ज़रूरी है, आपको मैं अच्छी तरीके से क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको सिर्फ गो थ्रू करूँगा यहाँ पे। सबसे जो पहली चीज़ थी, सेफ़ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोजेज फॉर्म, ठीक है। ये तो आपको अंदाज़ा हो गया कि सेफली आपने पुट करनी है उस ड्रग को किसी तरीके से बॉडी में। टू प्रोटेक्ट द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। हो सकता है आप जो एपीआई एक्सट्रैक्ट करें वो इतनी देर सर्वाइव ही ना कर सके एटमॉस्फेयर में, और वो किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है उसे सिर्फ मॉइस्चर चाहिए हो सकता है इसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए हो, ऑक्सीडाइज हो जाए वो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो अपनी जो पोटेंसी है, अपना जो मटेरियल है, वो लूज़ कर चुका होगा, ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर। तो इस तरह के मटेरियल्स को आप क्या करते हैं, डोजेज फॉर्म में जब एम्प्लॉय करते हैं तो कन्वर्ट करके हम उन्हें एज सच सेव कर लेते हैं, क्योंकि अब ये हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। कोटेड टैबलेट्स हो गई, एम्प्यूल्स हो गए, कोई भी सील टाइट कंटेनर्स हो गए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक व्हीकल बना रही हैं। इसी तरीके से जो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड है, वो बहुत सारे ड्रग्स उसमें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती। जब आपका पहला स्टेप ही फेल हो जाएगा एब्जॉर्प्शन वाला, तो आगे ना डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, ना उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म होनी है, और ना ही वो साइट ऑफ एक्शन पे जाके वर्क करेगी, और ना ही वो एलिमिनेट होगी, वो स्टमक में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी डोजेज फॉर्म्स हैं, डिफरेंट किस्म के एंटारिक कोटेड है, टैबलेट्स हैं, लाइक लोप्रिन वगैरह यूज़ होती है टू कंसील द बिटर सॉल्टी और ऑफेंसिव टेस्ट और ऑर्डर। कोई भी अगर चीज़ है जिसका टेस्ट बहुत ही बिटर है, कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सिरप है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसकी टेस्ट मास्किंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बच्चों के लिए आलमोस्ट जितने भी सिरप्स होते हैं वो फ्लेवर्ड सिरप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल भी अगर कड़वा हो या इस तरह की चीज़ें हो तो वो बिल्कुल नहीं देते। मतलब
अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पेशेंट एक छोटा बच्चा है जो कि कंप्लायंट नहीं होगा, हमें पता है कि वो बिल्कुल भी कंप्लायंट नहीं होगा इस तरह के सिरप्स में। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, वी नीड सम फ्लेवर्ड सिरप्स है जो कि वो उस मेडिसिन को ले सके। तो क्या हुआ, अब हमने एक फ्लेवर्ड सिरप की डोजेज फॉर्म क्रिएट कर दी है, बना दी है फॉर, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये ज़्यादातर क्या हैं, ये पेशेंट कंप्लायंस की तरफ ही जा रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द पेशेंट कंप्लायंस हियर। हर चीज़ में पेशेंट कंप्लायंस आती है कि पेशेंट जब ड्रग लेगा ही नहीं तो उस पर इफेक्ट क्या आएगा। अगर पेशेंट ड्रग लेगा और वो गैस्ट्रिक एसिड में डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसका क्या फ़र्क आएगा, उसका ट्रीटमेंट को कोई फ़ायदा नहीं है, उसका ट्रीटमेंट को कोई इफेक्ट भी नहीं आना। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ड्रग सब्सटेंसेस हैं, कुछ टैबलेट्स हैं, और आप पेशेंट उसको सॉल्व नहीं कर सकता तो उसके सस्पेंशन बनाएंगे, सॉल्यूशंस बनाएंगे। इसी तरीके से कुछ पेशेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फॉरगेटफुल हैं, वो भूल जाते हैं अपनी डोजेज फॉर्म, अपनी जो डोजेज हैं रेगुलरली उनको लेना भूल जाते हैं। लाइक अक्सर इनको रेकमेंड होती है ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, 4 टाइम्स अ डे। अगर वो बहुत सारी मेडिसिन हैं तो वो लेना भूल जाएगा, तो उसके लिए क्या है कि हम रेट कंट्रोल मेडिसिन बना सकते हैं। इवन आपकी फार्मेसी पे अगर आप आज चले जाएं तो आपके पास वहाँ पे एस आर एंटीबायोटिक्स भी हैं, ई आर एंटीबायोटिक्स भी हैं। ई आर और एस आर क्या है, दीज आर द सस्टेंड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज। ठीक है, तो वो बेसिकली किन लोगों, किस चीज़ के लिए हैं, वो पेशेंट कंप्लायंस की एक एडवांस फॉर्म है। वो ये है कि एंटीबायोटिक भी अक्सर 3 टाइम्स अ डे लेनी पड़ती है। ठीक है, कोई पेशेंट है वो कहता है कि यार 3 दफ़ा कौन बार बार, वो बहुत मुश्किल से टैबलेट लेता है या इस तरह का उसका कोई इशू है। तो एस आर या एक्सटेंडेड रिलीज में ये है कि वो सिर्फ दिन में एक दफ़ा लेगा टैबलेट, जस्ट टेक 1 टैबलेट, इट इज़ सफिशेंट फॉर द 24 आवर्स। तो इस तरह की मेडिसिन पेशेंट के लिए बनाएगी क्योंकि लेट्स मेक द पेशेंट कंफर्टेबल विद द मेडिसिन, ताकि वो ट्रीटमेंट को एटलीस्ट एडहेयर कर सके। अगर पेशेंट खुश नहीं होगा, पेशेंट इज़ ऑफेंसिव अबाउट द मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्लान, तो वो ट्रीटमेंट प्लान कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा, वो ट्रीटमेंट प्लान कभी भी इफ़ेक्ट नहीं कर सकता उसको। उसके लिए क्या है कि पेशेंट फ्रेंडली डोजेज फॉर्म्स होनी चाहिए जो कि वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको ले सके। नेक्स्ट इज़ द प्रोवाइड ऑप्टिमल ड्रग एक्शन। ऑप्टिमल ड्रग एक्शन के लिए अगर आप टॉपिकल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप ऑइंटमेंट्स यूज़ करेंगे, क्रीम्स यूज़ करेंगे, ईयर ऑफ्थेल्मिक पैचेस वगैरह यूज़ कर लें। कोई लोग हैं जो बार बार, जिनको मसला होता है बार बार अप्लाई करने में, ऑइंटमेंट लगाने में या कोई चीज़ लगाने में, तो वो पैचेस यूज़ कर सकते हैं जो कि 1 वीक तक भी यूज़ किए जा सकते हैं। सर पैचेस ऐसे हैं जो कि वाटर प्रूफ है, उनमें कोई मसला नहीं है, वो आपकी बॉडी के साथ अडेयर ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या आगे दोबारा से हम पेशेंट कंप्लायंस को डिस्कस कर रहे हैं। सिमिलरली रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक आप लोगों ने इसमें डिफरेंट ड्रग्स रिकमेंड करनी है। रेक्टल एंड वजाना सपोजिटरीज होती हैं, सपोजिटरीज आप लोग आगे पढ़ेंगे इसमें। टू प्रोवाइड फॉर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम, उसके लिए इंजेक्शंस हैं, पेरेंटल इंजेक्शंस हैं, आईएम इंजेक्शंस हैं। उसके अलावा इन्हेलेंट्स हैं, इन्हेलर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो डायरेक्टली आपके ब्रोंक्योल्स वगैरह को रिलैक्स करने के लिए होते हैं, उनको जो कंस्ट्रिक्टेड होते हैं उनकी रिलैक्सेशन के लिए होती हैं। आप टैबलेट्स भी आप लोग ले तो सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे अगर किसी पेशेंट को चाहिए, कोई रिलीफ चाहिए, तो उसको आप किस तरीके से उसको प्रोव करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास डोजेज फॉर्म उस प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफिक क्या होगी, इन्हेलर्स आ गए हमारे पास। हम डायरेक्ट जो दवाई है, जो मेडिसिन है, वो डायरेक्ट एयर वे में उसमें लंग्स में प्रोवाइड करें ताकि फौरी तौर पे उसमें अफेक्ट आ सके। तो ये डोजेज फॉर्म्स हैं, डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डोजेज फॉर्म बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड्स और उस वक्त की जो ज़रूरत है। इमरजेंसी के लिए इंजेक्शंस होते हैं कि फ़ौरी तौर पे हमें विद इन मिली सेकेंड्स हमें वो चीज़ ब्लड में चाहिए। ठीक है, ताकि फ़ौरी तौर पे इफेक्ट आ जाए। एड्रेनलिन है, कोई बंदा मर रहा है, उसको इंजेक्शन लगा दिया तो वो थोड़ा सा दोबारा से एक्टिव हो जाएगा अगर उसके मसल्स में कोई मसला था। इसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डोजेज फॉर्म डिफरेंट होती जाती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिफरेंट डोजेज फॉर्म को हम यूज़ करते रहते हैं।